हे एवरीवन, दिस इज शाजली एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज के सेशन में हम मार्केटिंग मैनेजमेंट के टॉप 50 एक्सपेक्टेड एमसीक्यू डिस्कस करेंगे हमारे अपकमिंग एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो अगर आपने अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारी ये 1000 एमसीक्यू की जो सीरीज चल रही है पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज की नोटिफिकेशन जो है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम वी स्टार्ट विद द वीडियो। सो क्वेश्चन नंबर 1 आपका इस वीडियो का ये रहा। पहले खुद से आंसर करने का सोचना और उसके बाद में मेरे आंसर सुनना। तो कॉन्सेप्ट बेस्ड एमसीक्यू से स्टार्ट करेंगे एंड धीरे धीरे हायर लेवल एमसीक्यूज के ऊपर चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम आपका, मार्केटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द पोटेंशियल कस्टमर्स इनटू एक्चुअल कस्टमर्स, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स, मार्केटर्स या फिर नन ऑफ दीज। अब यहाँ पे मार्केटिंग का मतलब पूछ रहा है। देखो, मार्केटिंग के अंदर क्या करना होता है, जब भी आप किसी शॉप के ऊपर जाते हो या अगर आप टीवी देख रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो वही मार्केटिंग का मतलब क्या है कि भाई मेरे को एक प्रोडक्ट पसंद आ रहा है, मैं उसमें इंटरेस्ट ले रही हूँ, तो ये क्या है, पोटेंशियल कस्टमर्स, भाई ये इनके अंदर पोटेंशियल है, इनके पास पैसा है। अब मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, मार्केटिंग वो प्रोसेस जिससे ये जो पोटेंशियल कस्टमर्स है ना, इनको हम एक्चुअल में कन्वर्ट करते हैं। भाई जरूरी तो नहीं है कि जितने लोग ऐड देख रहे हैं जिनके अंदर पोटेंशियल है लेकिन वो एक्चुअल कस्टमर्स हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं होता है। तो यहाँ पे रोल आता है हमारा मार्केटिंग का। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स क्या होते हैं, तो ये आपका होमवर्क, गूगल करो कि प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स क्या होते हैं। ये चीज आपको हर एक क्वेश्चन के साथ में करनी है। आपने पढ़ा, फिर आपको ये देखना है कि उसके और ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आएंगे हम। अगला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 2, मार्केटिंग इज अ डैश प्रोसेस, गोल ओरिएंटेड है, एक्सचेंज प्रोसेस है, सोशल प्रोसेस है या फिर ऑल ऑफ दीज। अब यहाँ पे मार्केटिंग हमारा सारा कुछ है, तो ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे क्योंकि ये थोड़े से बेसिक एमसीक्यूज है। हायर लेवल एमसीक्यूज के लिए टाइम को बचा के रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द फंक्शन ऑफ फिजिकल सप्लाई। फिजिकल सप्लाई के फंक्शन में क्या चीज इंक्लूडेड नहीं है यहाँ पे, क्या स्टैंडर्डाइजेशन इंक्लूडेड नहीं होता है, क्या स्टोरेज इंक्लूड नहीं होता है, क्या ट्रांसपोर्ट इंक्लूड नहीं होता है, या क्या हमारा पैकेजिंग इंक्लूड नहीं होता है। तो फिजिकल सप्लाई की बात करें अगर हम, तो फिजिकल सप्लाई, भाई फिजिकल सप्लाई का मतलब क्या हुआ, अगर मैं फिजिकल सप्लाई की बात करूं, फिजिकल सप्लाई का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जहां पे सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं, कहां से कहां तक के, किस चीज की एक्टिविटीज हमारी, एक सेकेंड, ऑफ मूविंग गुड्स, यहां से सप्लायर से लेकर के कस्टमर तक के जब हम जाते हैं, ठीक है। तो इनमें से कौन सी चीज इंक्लूड नहीं होती है, भाई डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात कर रहे हैं, स्टोरेज इंक्लूड होगा हमारा, ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूड होगा हमारा, पैकेजिंग इंक्लूड होगी हमारी, ठीक है। यहाँ पे क्या चीज नहीं इंक्लूड होगी, स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो हमारा फिजिकल सप्लाई में इंक्लूड नहीं होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, ऑल फोर्सेस या फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं मेरी मार्केटिंग पॉलिसीज को, मेरे डिसीजंस को, मेरे ऑपरेशंस को, एक बिजनेस का, इसको हम क्या कहते हैं। क्या हम इसे मार्केटिंग मिक्स कहते हैं, क्या हम इसे मार्केटिंग कंट्रोल कहते हैं, क्या हम इसे मार्केटिंग एनवायरनमेंट कहते हैं, या हम इसे इनमें से कुछ भी नहीं कहते। तो अगर हम बात करें वो फोर्सेस, वो फैक्टर्स जो भी हम मार्केटिंग अपनी पॉलिसीज बनाए, हम जो भी डिसीजंस ले, जो भी मेरे ऑपरेशंस है उनको इफेक्ट करते हैं, यानी उनकी इर्द गिर्द की चीजें ही हमें इफेक्ट करेंगे। भाई हमारा आसपास का जो चीज है वही तो हमें इफेक्ट करता है कि भाई अगर हमने ये देखा कि पॉलिटिकल कंडीशंस कुछ ऐसी हैं, मैंने ये देखा कि मेरी इकोनॉमी ऐसी हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो चीजें जो मुझे इफेक्ट करेंगी, तो क्या चीजें हैं वो, क्या मेरा एनवायरमेंट होता है जो हमें इफेक्ट करता है। भाई हमने बिजनेस एनवायरमेंट पढ़ रखा है, तो मार्केटिंग पॉलिसीज को कौन सा एनवायरमेंट इफेक्ट करेगा, मार्केटिंग एनवायरमेंट इफेक्ट करेगा मेरा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, इसका था ए, ओके, एंड इसका ये एक्चुअल कस्टमर्स। ठीक, आगे आ जाते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5,
द ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, प्राइस, प्रोडक्ट, प्रमोशन, प्लेस, इसको हम क्या कहते हैं? मार्केट मिक्स, मार्केटिंग मिक्स, प्रोडक्ट मिक्स या फिर हमारा प्रमोशन मिक्स। ये मेरे ख्याल से बहुत बेसिक क्वेश्चन। अब आपको ये बताना है कि ये क्वेश्चन जो है आपका, एक और चीज इसमें बताती हूँ, मार्केटिंग मिक्स है, इसका आंसर तो मेरे ख्याल से सबको पता होगा। मार्केटिंग मिक्स को किसने, मैं कहूँ सबसे पहले इसका नाम जो है वो कॉइन किया था। अभी देखो यहाँ पे 3 लोगों का, 2-3 जो है राइटर्स का, ऑथर्स का मैं कहूँ नाम यहाँ पे आता है। एक जिन्होंने सबसे पहले नाम टॉस किया, एक जिन्होंने डेवलप किया और एक जिन्होंने इसे फेमस किया, यानी कोटलर ने। तो यहाँ पे 3 उनका नाम आता है और तीनों बंदों के बारे में आपको पता होना चाहिए। यह आपका होमवर्क है, गूगल करो मार्केटिंग मिक्स के बारे में, इसके ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं और इन 3 नामों में बच्चे हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। ये 3 नाम कौन से हैं? किसने पहली बार टर्म को कॉइन किया था, किसने उसको डेवलप किया और किसने उसको फेमस किया। ठीक, तीनों अलग अलग बंदे हैं, तो आपको तीनों के बारे में पता होना चाहिए। अगला देखो, अब ये अगला क्वेश्चन आपका, छठा क्वेश्चन। अब यहाँ पे वीडियो को पॉज करो, पहले जो बोला है गूगल करने के लिए इन तीनों के बारे में, पहले इसे गूगल करो, उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करो, अदरवाइज आगे कॉन्सेप्ट नहीं समझ आता फिर। ठीक है, जहां पे जो चीज बोलते हो उसको वहीं पे करो। क्वेश्चन नंबर 6, द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स वॉज डेवलप्ड बाय, किसने डेवलप किया इसे? ठीक है, मैंने बोला ना, एक ने टर्म कॉइन किया, डेवलप किया, फेमस किया। डेवलप किसने किया था? किसने? नील एच बॉर्डन ने। अब बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे कि नहीं मैम फिलिप कोटलर ने किया था। नहीं, पहले नील एच बॉर्डन आए थे, फिलिप कोटलर ने इस चीज को फेमस किया था। डेवलप किसने किया था? नील एच बॉर्डन ने, NH बॉर्डन इनको हम बोलते हैं शॉर्ट में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, dash concept is based on the principle that marketing is not a department but it is pervasive throughout the company. प्रोडक्शन, होलिस्टिक, मॉडर्न या सेलिंग। भाई एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो ये बोलता है कि जो हमारी मार्केटिंग है भाई एक डिपार्टमेंट तक सीमित नहीं है, पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन में होगी। कौन सा कॉन्सेप्ट कहेगा? अभी देखो यार, नाम में आंसर छुपा है। क्या नाम, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? क्या होल कोई नाम लिखा हुआ है यहाँ पे? दिख रहा है क्या नाम यहाँ पे कोई होल करके? हाँ लिखा हुआ है ना, होलिस्टिक। होलिस्टिक कॉन्सेप्ट ये चीज बोलता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन के ऊपर हम आएंगे अपने से, थोड़ा सा ऐसे कर लेते हो। हाँ अभी थोड़ा सा ही। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, डैश सिंपली रेफर्स टू प्रोडक्ट प्लानिंग, मर्चेंडाइजिंग, असेंबलिंग, R&D या नन ऑफ द अबव। तो प्रोडक्ट प्लानिंग किस चीज को रेफर करती है? मेरा मर्चेंडाइजिंग। ठीक है, एकदम बेसिक क्वेश्चन था, एकदम सिंपल, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन। अब ब्रांडिंग इज अ फंक्शन ऑफ, ब्रांडिंग जो हम लोग ब्रांड बनाते हैं, ब्रांड लेबलिंग, ये किसका फंक्शन होता है? क्या ये रिसर्च का फंक्शन है? क्या ये एक्सचेंज का फंक्शन है? क्या ये फिजिकल सप्लाई है? फिजिकल सप्लाई अभी थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्ट हमने समझा था क्या होता है। क्या ये फैसिलिटेट करने का फंक्शन है? फैसिलिटेटिंग। तो अगर मैं इसके बारे में बात करूं, देखो फिजिकल सप्लाई हो नहीं सकता ये भाई, फिजिकल सप्लाई में डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह आ जाता है। ठीक है, रिसर्च ये हो नहीं सकती, R&D तो हमारा अलग हो गया ना, ये एक्सचेंज है हमारा। तो मेरे पास में एक ही ऑप्शन बचा यहाँ पे, फैसिलिटेटिंग का। ठीक है, तो हमारा जो ब्रांडिंग है इज अ फंक्शन ऑफ क्या? फैसिलिटेट। ओके, यानी फैसिलिटेटिंग का मतलब फैसिलिटेट करना, किसी चीज को पॉसिबल बनाना, उसको हम बोलते हैं क्या? फैसिलिटेटिंग। अगले क्वेश्चन के ऊपर हम आ जाएंगे। मार्केट वेयर गुड्स आर ट्रांजैक्टेड ऑन द स्पॉट या इमीडिएटली, उसे हम कौन सा मार्केट कहते हैं? जहां पे ऑन द स्पॉट जो मेरे गुड्स है उसको उसके ट्रांजैक्शंस होते हैं, वो मेरा कौन सा मार्केट? वो मेरा स्पॉट मार्केट होता है।
फ्यूचर क्या है, फॉरवर्ड क्या है, मेरे ख्याल से आपको सबको पता होना चाहिए कि फ्यूचर मार्केट क्या होता है मेरा, फॉरवर्ड मार्केट क्या होता है मेरा, स्पॉट मार्केट क्या है, स्वैप्स क्या होते हैं, करेंसी स्वैप्स ये वो क्या होता है। अगर इन कॉन्सेप्ट में किसी को दिक्कत है तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताना, वो प्रोवाइड कर दूंगी वीडियो में। अगला क्वेश्चन नंबर 11, मार्केट वेयर देयर इज नो फिजिकल डिलीवरी ऑफ गुड्स। अब ऐसा मार्केट भाई जहाँ पे कोई फिजिकल डिलीवरी नहीं हो रही है गुड्स की, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऐसा मार्केट जहाँ पे कोई फिजिकल डिलीवरी नहीं हो रही है, वो मेरा कौन सा मार्केट? वो मेरा फ्यूचर मार्केट। अब देखो, अगर मैं फ्यूचर मार्केट तुम लोगों को अगर शॉर्ट में बताना चाहूँ तो फ्यूचर मार्केट हमारा क्या होता है? फ्यूचर मार्केट वो मार्केट, फ्यूचर और फॉरवर्ड्स का वो बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे को $1 चाहिए था, ठीक है, मुझे कुछ चीज़ खरीदनी थी जिसके लिए मुझे डॉलर चाहिए था। आप जो है अभी अमेरिका से लौट के आए थे, आपके पास में डॉलर था, मैं आपके पास में आई, मैंने आपको बोला कि मुझे $1 चाहिए, कितने में आप दोगे? आपने बोला आज का एक्सचेंज रेट है लेट्स से 72 रुपीज़, तो 72 रुपीज़ आप मुझे दे दो, $1 आप मेरे से ले लो। मैंने बोला ठीक है, मैं आपके पास में 1 मंथ के बाद आती हूँ, ठीक है। आपने मुझे बोला कि नहीं नहीं नहीं, 1 मंथ के बाद में जो उस दिन रेट होगा, उस दिन वो रेट पे आपको $1 मिलेगा। ये 72 तो आज का रेट है। अब मैंने ये सोचा कि यार 1 महीने के बाद हो सकता है ये 72 80 हो जाए, तो मेरे को 80 रुपीज देना पड़ जाएगा। तो मैंने सोचा, मैंने आपसे बोला, मैंने सोचा कि चलो आपसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं, एक ऐसा मार्केट, ठीक है, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं जहां पे मैं प्राइस आज डिसाइड करूंगी लेकिन डिलीवरी गुड्स की फ्यूचर में किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे होगी। ने बोला ठीक है। अगर अब मेरे और आपके बीच में ये कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब अग्रीमेंट, भाई मैंने आपसे मुंह से बस ऐसे ही बोल दिया, कोई स्टैंडर्डाइज अग्रीमेंट नहीं हुआ अपने बीच में, ऐसे ही मैंने आपसे बोल दिया, तो ये कौन सा अग्रीमेंट हो गया, ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हो गया? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, फॉरवर्ड मार्केट जिसको हम बोल देंगे। अगर यही चीज स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में हो, भाई मैं एकदम स्टैम्प पेपर वगैरह लेके रिटर्न में सारा कुछ ऐसे करूँ, बीच में स्टॉक एक्सचेंज हो, ये सारा कुछ हो, तो ये मेरा फ्यूचर हो गया, ठीक है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर मार्केट जिसको हम बोल देंगे। ठीक, मेरे ख्याल से अभी थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, मार्केट्स विच आर ऑर्गेनाइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय स्टैट्यूटरी मेजर्स आर रेगुलेटेड मार्केट, अनरेगुलेटेड मार्केट्स, वर्ल्ड मार्केट्स, या फिर नन ऑफ दीज। ऐसे मार्केट जो रेगुलेट होते हैं, मेरे ख्याल से बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन, जो मार्केट्स हमारे रेगुलेट होते हैं वो कौन से मार्केट्स हो गए? हमारे रेगुलेटेड मार्केट्स। मार्केट इन विच गुड्स आर बॉट एंड सोल्ड इन बल्क क्वांटिटीज, तो बल्क में कहाँ पे हम परचेज करते हैं? होलसेल में, और नॉर्मल जो छोटा मोटा होता है वो हमारा रिटेल मार्केट हो गया। अगले पे, अ मार्केट इन विच गोल्ड एंड सिल्वर आर सोल्ड, तो एक ऐसा मार्केट जहां पे गोल्ड एंड सिल्वर सेल होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्या वो कमोडिटी मार्केट होता है, प्रोड्यूस मार्केट होता है, या बुलियन मार्केट होता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। जिनको नहीं पता है उनको पता चल गया होगा, एक ऐसा मार्केट जहां पे मनी जो है हमारा लेंड किया जाता है या बोरो किया जाता है, उस मार्केट को हम क्या कहते हैं? उसे हम मनी मार्केट के नाम से जानते हैं। मनी मार्केट मेरे ख्याल से सबको पता होगा क्या होता है। मार्केट जहां पे करेंसीज, अलग अलग कंट्रीज की करेंसीज बॉट एंड सोल्ड करी जाती है। देखिए कॉन्सेप्ट बेस्ड एमसीक्यूज है, अलग अलग कंट्रीज की करेंसी बॉट एंड सोल्ड करी जाती है, उसको हम कौन सा मार्केट कहते हैं? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के नाम से उसे हम जानते हैं। एक ऐसा मार्केट जहां पे डिमांड जो है गुड्स की, वो उसकी सप्लाई से ज्यादा बड़ी होती है। ध्यान से सुनना क्वेश्चन की, यानी यहाँ पे एक ऐसा मार्केट की बात कर रहा है जिसकी डिमांड ज्यादा होती है और उसकी सप्लाई जो होती है कम होती है। तो ये कौन सा मार्केट होता है? बायर्स, सेलर्स, रिटेल या होलसेल, नाम से पता चल रहा है डिमांड की बात कर रहा है कि यहाँ पे डिमांड ज्यादा है फॉर गुड्स इज ग्रेटर देन सप्लाई। तो अब देखो बहुत सारे लोग आंसर कर रहे होंगे कि ये कौन सा मार्केट है? ये हमारा बायर्स मार्केट है। देखो ध्यान से लॉजिकली क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, भाई डिमांड ज्यादा हो रही है यानी लोगों को गुड्स ज्यादा चाहिए, सप्लाई कम है,
अब जब सप्लाई कम होती है और डिमांड ज्यादा होती है, क्या प्राइस हमारे राइज करते हैं? ये किसके लिए फेवरेबल सिचुएशन है, बायर्स के लिए या सेलर्स के लिए? कौन सा मार्केट होगा ये हमारा? सेलर्स मार्केट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, कॉन्सेप्ट से सोचना है हमें आंसर को। अगले क्वेश्चन के ऊपर अगले क्वेश्चन के ऊपर आएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा, market where shares, debentures, bond etc of companies are bought and sold। ये तो मेरे ख्याल से इजी सबको मालूम होगा, स्टॉक मार्केट बोलते हैं हम इसे। अगला क्वेश्चन, मार्केट जहां पे, अब देखो उल्टा क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, जहां पे सप्लाई ज्यादा है, भाई सप्लाई ज्यादा होगी, डिमांड कम होगी, तो क्या हो जाता है भाई, मार्केट में एक बार के टमाटर बहुत ज्यादा आ गए या ऐसा कुछ हो गया था एक बार, तो सप्लाई बहुत ज्यादा थी, डिमांड नहीं थी उतनी ज्यादा, तो क्या हो जाता है, क्या प्राइसेस उस टाइम पे फॉल कर जाते हैं? प्राइसेस फॉल करे या प्राइसेस गिर गए तो किसके लिए फेवरेबल चीज होती है ये? क्या कस्टमर्स के लिए, क्या बायर्स के लिए ये फेवरेबल सिचुएशन होती है? तो ऐसा मार्केट कौन सा मार्केट होता है? ये मार्केट हम कहलाते हैं बायर्स मार्केट। ठीक है, अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम। मार्केटिंग इज एप्लीकेबल इन, मार्केटिंग कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल है? गुड्स पे, इवेंट्स पे, प्रॉपर्टी पे, या सब पे एप्लीकेबल है ये? तो मार्केटिंग हमारी सब पे एप्लीकेबल होती है भाई। प्रॉपर्टी की मार्केटिंग होती है, इवेंट मार्केटिंग होती है, गुड्स की तो मार्केटिंग भाई हमने सबने देखी है होती है। रिस्क बियरिंग इज अ फंक्शन ऑफ, रिसर्च का फंक्शन है, एक्सचेंज का फंक्शन है, फिजिकल सप्लाई है, या फिर फैसिलिटेटिंग का फंक्शन है ये? तो अगेन रिस्क बियरिंग भी हमारा फैसिलिटेटिंग का फंक्शन है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आएंगे हम, क्वेश्चन नंबर 22। मार्केटिंग इज इंपॉर्टेंट टू, अब मार्केटिंग किसके लिए इंपॉर्टेंट है? इकोनॉमी के लिए, कंपनीज के लिए, कंज्यूमर्स के लिए, या सबके लिए? आप देखो मार्केटिंग जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। मार्केटिंग हमारी सोसाइटी के लिए, कस्टमर्स के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए, सारी चीजों के लिए जरूरी है। तो मार्केटिंग इज इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ द अबव, इसका आंसर हो जाएगा। प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज एम्ड कॉन्सेप्ट इन, देखो हम पहले के टाइम पे अगर हम बात करें तो जब हम सेलिंग कॉन्सेप्ट या उस पर चलते थे तो हम क्या सोचते थे? पहले के टाइम पे तो ये होता था, हम ये सोचते थे कि भाई हमने जो बनाया है ना उसे हमें सेल करना है। मतलब पहले के टाइम पे जो कंपनीज होती थी वो ये स्ट्रैटेजी फॉलो करती थी कि मैंने अगर प्रोडक्ट ए बनाया है तो यही हम सेल करेंगे, चाहे जैसे करें, बाय हुक करें, बाय क्रुक करें, जबरदस्ती सेल करें, हाथ पैर जोड़ के सेल करें, लेकिन हम इन्हें सेल कर देंगे। लेकिन धीरे धीरे लोगों को ये रियलाइज हुआ कि भाई अगर ये प्रोडक्ट मैंने इनको आज सेल कर दिया, भाई अगर हमने एक बार एक गलती से प्रोडक्ट खरीद लिया जिससे हमें हार्म हो गया, हमें नुकसान पहुंच गया, या हमें कोई ना नुकसान पहुंचा ना फायदा पहुंचा, एक बार तो वो कंपनी हमें सेल कर देगी प्रोडक्ट, क्या हम दोबारा कभी उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। तो फिर धीरे धीरे कंपनी को रियलाइज हुआ कि नहीं, हमको क्या करना है, हमको अपना प्रोडक्ट इंप्रूव करना है। धीरे धीरे फिर धीरे धीरे हमें क्या रियलाइज हुआ, नहीं भाई हमको प्रोडक्ट वो बनाना है जो कस्टमर को चाहिए। तो रिसर्चेस होने लग गई कि कस्टमर को आखिर क्या चाहिए। भाई कस्टमर, क्रीम्स आ रही थी जैसे फेयर एंड लवली क्रीम, उस टाइम बहुत मतलब वाइडर मार्केट था उसका, सारा कुछ ऐसे था। धीरे धीरे कस्टमर्स को ये पता चला, मतलब रिसर्चेस हुई, ये पता चला कि नहीं यार लोगों को जो है केवल फेयरनेस की क्रीम्स नहीं चाहिए। लोगों को, भाई बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ये चीज पता है कि फेयरनेस तो होगी नहीं, भाई हमें ये पता चला कि ऑयल कंट्रोल क्रीम चाहिए, उन्हें उन्हें सन से प्रोडक्ट करने के लिए क्रीम चाहिए, ये हमें रिसर्चेस के थ्रू पता चला। हमने क्या किया, प्रोडक्ट बनाया। अब भाई हमने सनस्क्रीन बनाई तो लोगों ने ये बोला कि भाई इंडिया में बहुत सारे मतलब कलर्स के लोग हैं, तो उन्होंने बोला कि थोड़ा सा ऐसे भी होनी चाहिए ना क्रीम जो जो सांवले लोग हैं उनके लिए भी सूट करे। ठीक है, उसके हिसाब से बना दिया। तो हम यहाँ पे क्या फोकस कर रहे हैं, हम कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे फोकस कर रहे थे। हमने वो प्रोडक्ट्स बनाना चालू किए जो कस्टमर को चाहिए थे, और उसके बाद में हमने ये कोशिश करी कि हम अपने प्रोडक्ट को ऐसा करेंगे हमारा कस्टमर सेटिस्फाई हो गया। भाई अगर मेरे को एक क्रीम पसंद आई है बहुत ज्यादा, मेरी स्किन को सूट करी है और मैं एकदम सेटिस्फाइड हूँ, मैं दोबारा जाके खरीदूंगी उसे। तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन ये कौन सा कॉन्सेप्ट बोलता है? प्रोडक्शन,
होलिस्टिक मार्केटिंग या सेलिंग। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट बोलता है हमारा, ये हमारा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट बोलता है। देखो सेलिंग कॉन्सेप्ट तो अभी हमने थोड़ी देर पहले यही डिस्कस किया था, तो सेलिंग तो ये हो नहीं सकता। होलिस्टिक ऊपर आया था, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट ये है नहीं, तो ये मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। मार्केटिंग एनवायरनमेंट इज, अब मार्केटिंग एनवायरनमेंट क्या होता है, ये हमने क्या बात करी अभी, कि जैसे एक बिजनेस है, इसको बहुत सारी चीजें सराउंड करती हैं भाई, इसका कस्टमर, इसके सप्लायर्स, गवर्नमेंट हो गई हमारी, इसके कॉम्पिटिटर्स हो गए, ये सारा चीजें इसको सब जो है सराउंड करती है। तो ये इसका क्या हो गया, ये इसका एनवायरनमेंट हो गया। तो मार्केटिंग एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो क्या ये लार्जली अनकंट्रोलेबल है, क्या ये बहुत रैपिडली चेंज करता है, क्या ये इन्फ्लुएंस करता है हमारे मार्केटिंग डिसीजंस को, या ये सारी चीजें करता है। अब देखो मेरा जो मार्केटिंग एनवायरनमेंट है भाई, हमारे जो मार्केटिंग पॉलिसीज हैं, जो हम स्ट्रैटेजीज बनाते हैं भाई, ये क्या लार्जली अनकंट्रोलेबल है हमारे लिए, जो हमारा जो एनवायरनमेंट है। क्यों, देखो अभी जैसे मैं कोई प्रोडक्ट बना रही थी, फॉर एग्जाम्पल मैं आईफोन बना रही थी। अब मैं जो फोन लॉन्च करने वाली थी अभी, वो 80,000 का था इंडियन रुपीज की अगर हम बात करें, मतलब एक मतलब चलो अच्छा राउंड फिगर में ले ले 1 लाख ले लेते हैं, ठीक है, 1 लाख का वो था, मैं लॉन्च करने वाली थी। अचानक से क्या हुआ कि कोई ऐसा फ्रॉड हो गया यहाँ पे इंडिया में, या मैं कहूँ मेरी हमारी जीडीपी जो थी वो डाउन हो गई। बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती हैं। अब लोगों के पास से पैसा ही ड्रिप कर गया, लोगों के पास पैसा नहीं है, उनके अकाउंट्स में, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है। तो मान लो गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने जो बैंक पे इंटरेस्ट दे रही थी वो देना कम कर दिया। अब लोगों ने क्या किया, भाई हम बैंक में क्यों पैसा रखेंगे, गवर्नमेंट ने हमारा इंटरेस्ट कम कर दिया, वहां से पैसा निकाल लिया, धीरे धीरे इकोनॉमी एकदम से नीचे आ गई। तो अभी हुआ क्या कि ये सारी चीजें बिजनेस के कंट्रोल में नहीं होती। तो मेरा मार्केटिंग एनवायरनमेंट जो है हम कह सकते हैं इज लार्जली अनकंट्रोलेबल है, रैपिडली चेंज कर रहा है। अभी यार देखो, जो प्रोडक्ट हम 1 साल पहले तक देख रहे थे, हो सकता है वो प्रोडक्ट आज आपको मार्केट में दिख तक ना रहा हो, या उसके 2-3 वर्जन आ चुके होंगे। भाई अगर आप MI के फोन की बात करो या किसी भी एक पर्टिकुलर फोन की बात करो, तो कितना अपग्रेडेशन हो चुका होगा अभी तक के, किसी भी प्रोडक्ट की आप बात करो। क्या इन्फ्लुएंस करता है मेरा मार्केटिंग एनवायरनमेंट मेरे मार्केटिंग डिसीजंस पे? बिल्कुल इन्फ्लुएंस करेगा, क्योंकि अगर इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा होगा या मैं उसको नहीं ध्यान में रख रही होंगी, तो उसी तरीके से हाल होगा जो नोकिया का हाल हुआ। भाई इतना बड़ा मार्केट शेयर था, और विद इन मतलब आप देखो आंखों के सामने से पूरा का पूरा मार्केट शेयर वैनिश हो गया। एक टाइम पे बिजनेस टाइकून का जाता था, मतलब नोकिया का मार्केट शेयर वाज अनबीटेबल एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। इतना बड़ा मार्केट शेयर, मतलब सैमसंग वगैरह स्टैंड नहीं करते थे एक जगह पे, मतलब फोन लेना इज लाइक नोकिया, इतना ट्रस्ट था उस ब्रांड के ऊपर, तुरंत गया मार्केट से। दिस इज व्हाट हैपेंस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 25 के ऊपर आते हैं। Marketing that converts negative demand to positive demand is known as conversional, maintenance, remarketing या फिर developmental marketing। अब देखो एक ऐसी मार्केटिंग, देखो यहाँ पर 4 तरीके की मार्केटिंग आपको दे के रखी है। अब देखो एक ऐसी मार्केटिंग जो कन्वर्ट करे भाई अपनी नेगेटिव डिमांड को, आपकी नेगेटिव डिमांड को किसमें कन्वर्ट कर रही है, पॉजिटिव डिमांड के अंदर। तो ये कौन सी मार्केटिंग हो गई। अब यार देखो ये यहाँ पे आपको बेसिक अगर इंग्लिश आती होगी उसके थ्रू भी पता चल रहा होगा कि ये कौन सी मार्केटिंग है। तो ये हमारी कौन सी मार्केटिंग, ये हमारी कन्वर्सेशनल मार्केटिंग। अब देखो कन्वर्सेशनल मार्केटिंग की अगर हम बात करें, ये हमारी ना फीडबैक ओरिएंटेड मार्केटिंग होती है। हमने क्या लिया, फीडबैक लिया, उसके थ्रू मैंने अपनी अप्रोचेस डेवलप करी। भाई मैंने लोगों से ही पूछा, भाई हम प्रोडक्ट किसके लिए बना रहे हैं, कस्टमर के लिए, फीडबैक किसका इंपॉर्टेंट, उनका इंपॉर्टेंट। भाई मैंने एक जो है कुछ प्रोडक्ट लिया और मैंने मेरे से बाद में फीडबैक पूछा। मैं एक रेस्टोरेंट में गई, ठीक है,
और मेरे से उनने एंड में एक फॉर्म दिया फीडबैक का। मैंने उसमें लिखा कि जो सर्विस थी वो बहुत स्लो थी, ये लिखा मैंने। उन्होंने वो आए और उन्होंने हमसे बात करी मैनेजर ने, एंड उन्होंने बोला कि नहीं हम अगली बार ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम ऐसा सर्विस ये करेंगे वो करेंगे ऐसा। अब हो सकता है उस पॉइंट ऑफ टाइम में मुझे गुस्सा आ रहा हो या मुझे ऐसे लग रहा हो कि यार अब नहीं आएंगे यहाँ पे, इन्होंने बहुत सर्विस स्लो करी है, बट क्या इस जेस्चर से जो इन्होंने फीडबैक लिया उस पर वर्क अपॉन किया, क्या नेगेटिव से मैं पॉजिटिव हो जाऊंगी? मैं कहीं ना कहीं सोचूंगी कि नहीं अगली बार फिर से चलते हैं वो चीज। तो यहाँ पे कौन सी मार्केटिंग हुई? ये मेरी कन्वर्शनल मार्केटिंग हुई। इससे क्या होता है? कस्टमर लॉयल्टी डेवलप करती है, हमारा कस्टमर बेस बड़ा होता है, और उसी के थ्रू मतलब देखो कस्टमर लॉयल्टी होगी, बेस बढ़ेगा तो फर्दर क्या हो जाएगा? हमारा कस्टमर लॉयल्टी, फिर हमारे रेवेन्यूज ग्रो करेंगे। ठीक है, अगला देख लेना कि मेंटेनेंस क्या होता है। मेंटेनेंस मेरे ख्याल से पता होगा सबको क्या होता है। व्हाट इज रीमार्केटिंग और व्हाट इज हमारा डेवलपमेंटल मार्केटिंग। ठीक, या अगर मैं ही बता दूं तुम लोगों को, कभी क्या ऐसा हुआ है, पहले मैं इसे यार रब कर दूं, जगह नहीं है ऐसा लग रहा है, डिजाइन बन गई है पूरी। ओके चलो, क्या कभी ऐसा हुआ है कि Amazon फॉर एग्जांपल खोला, ठीक, और Amazon पे हम एक जस्ट फॉर एग्जांपल बोलो कि एक लैपटॉप दिख रहे थे, मैंने काफ़ी सारे लैपटॉप्स देखे, एक लैपटॉप पे मैंने ज़्यादा टाइम स्पेंड किया मान लो, फिर मैंने अमेज़न को क्लोज कर दिया, मुझे मतलब लेना नहीं था, मुझे खाली देखना था, या हो सकता है ऐसे ही मुझे लगा कि नहीं चलो मेरा लैपटॉप तो भी सही चल रहा है, चलो ऐसा, या छोटा कोई प्रोडक्ट ऐसे मैंने देखा, कपड़े देखे, कोई जैकेट देखी या कुछ ऐसा, अब वो मैंने देख के ख़त्म कर दिया। क्या ऐसा कभी होता है? फिर गूगल खोलोगे ना, कुछ भी सर्च करोगे, किसी भी वेबसाइट पे जाओगे, उसी प्रोडक्ट का ऐड आता है आपके पास में, होता है। दिस इज व्हाट रीमार्केटिंग इज। इसमें हम क्या करते हैं, जो कस्टमर हमारे पास आया और आते आते ना दरवाजे पे आके बेल सी बजाई और उसके बाद में भाग गया, उसे ना वापस से पकड़ के लाते हैं और उसे हम गेट खुलवाते हैं, उसे गेट खोल के अंदर लेना है, बस ये। दिस इज वॉट रीमार्केटिंग इज। डेवलपमेंटल मार्केटिंग क्या है ये आपको सर्च करना है, मुझे बताना है डेवलपमेंटल मार्केटिंग क्या होती है, मुझे नहीं पता, तुम लोग बताओगे मुझे डेवलपमेंटल मार्केटिंग। चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर आ जाएंगे हम। Which of the following is not included in the micro environment? दो एनवायरमेंट हमारे, एक हमारा क्या इंटरनल, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल में दो, माइक्रो और मैक्रो। किसके बारे में पूछ रहा है? इसके बारे में, माइक्रो एनवायरनमेंट के बारे में। तो माइक्रो एनवायरनमेंट में कौन सा इंक्लूडेड नहीं है? सप्लायर, पब्लिक, इकोनॉमिक या हमारे कस्टमर्स, कौन सा इंक्लूडेड नहीं है इसके अंदर हमारा? सो कौन सा करेक्ट आंसर हमारा? ऑप्शन नंबर, अब मुझे ये बताना कि ये कहाँ पे इंक्लूड होगा, यहाँ पे या यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन, अ पर्सन हु परचेजेस अ प्रोडक्ट और सर्विस ईदर फॉर हिज ओन कंजम्पशन और फॉर अदर्स, चाहे अपना कंजम्पशन कर रहा हो चाहे दूसरे का कंजम्पशन कर रहा हो, दूसरे के लिए खरीद रहा हो, तो वो कौन होता है? वो मेरा बायर होगा, मेरा कस्टमर होगा या मेरा कंज्यूमर होगा। तो अब देखो दो वर्ड जिसमें कंफ्यूजन होता है, मैंने एक चॉकलेट खरीदी और मैं घर आई और मैंने उसे कंज्यूम कर लिया, यानी मैंने उसे खा ली, मैं कौन हो गई? कंज्यूमर। ठीक, कस्टमर तो मैं थी ही, ठीक, कंज्यूमर भी मैं हूं। अब मैंने चॉकलेट खरीदी पर मैंने घर जाके अपनी सिस्टर को दे दी, अब मेरी सिस्टर क्या है? कंज्यूमर, मैं क्या थी? कस्टमर। ठीक,
तो एक ऐसा पर्सन, चाहे वो खुद के लिए कंजम्पशन के लिए खरीदे या दूसरे के लिए, उसको हम कस्टमर कहते हैं। कंज्यूमर कौन होता है? जो उस चीज को कंज्यूम कर रहा होता है। हो सकता है कि मैं कस्टमर हूं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, लेकिन हो सकता है कंज्यूमर ना हो, या हो सकता है मैं कंज्यूमर तो हूं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, लेकिन मैंने उसे खरीदा ना हो सकता है। ठीक, तो एक कस्टमर इसका करेक्ट आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, बिहेवियर एग्जिबिटेड व्हाइल परचेजिंग अ कार इज अ एग्जांपल ऑफ डिसोनेंस रिडक्शन बाइंग बिहेवियर, वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर, कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर, या हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर। अब देखो, जब भी हम कार परचेज कर रहे हैं, देखो यार, कार परचेज करना बड़ा डिसीजन, ठीक। अब ये कौन सा डिसीजन बड़ा डिसीजन, या हम जिसको हम कह सकते हैं हैबिचुअल, तो हम कह नहीं सकते कि हम हैबिचुअल है भाई, हम गए और हमने कार खरीद ली। हैबिचुअल का मतलब तो यही हुआ ना कि बस ऐसे ही रैंडमली हो गया करते करते, है ना, कि हम गए हमने सिगरेट ले ली। नहीं, हैबिचुअल हम वो चीज उसको नहीं कह सकते, ठीक है। तो कार परचेज करने का डिसीजन मेरा कौन सा डिसीजन के अंदर आ जाता है? कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ डिसोनेंस रिडक्शन, या हम बोले डिसोनेंस के बारे में, तो ये कौन सा बिहेवियर होता है कस्टमर का? यहाँ पे जैसे अगर आप एक शॉप पे गए, पर्टिकुलर शॉप पे, और आपके सामने उसने दो फोन्स रखे खरीदने के लिए, ये फोन आपका मान लो 9000 का था और ये फोन आपका 9500 का था, और आपके पास में हो सकता है 9000 रुपीज थे, या जस्ट फॉर एग्जाम्पल बोल दो 10000 ही थे आपके पास में, सॉरी 10000 ही थे आपके पास में। आपने क्या किया, ये जो 9000 वाला फोन था आपने खरीदा, लेकिन आपको ये भी पसंद आ रहा था फोन, ठीक, लेकिन आपने खरीद ये लिया। जैसे ही आप बोलोगे ना कि हाँ मुझे ये चाहिए, या आपने बोला हाँ मुझे ये चाहिए, आपके मन में एक फीलिंग सी आएगी यार ये भी तो अच्छा था ना। हर एक प्रोडक्ट के लिए हमारे पास में होता है, हमारे पास में एंड में दो ऐसी चॉइसेस बचती है ना, जिसमें से एक हमें चूज करना पड़ता है, और जैसे ही उस एक को हम चूज करते हैं ना, हमारे अंदर वो फीलिंग से आती है यार मैंने सही डिसीजन लिया, या मैंने गलत तो नहीं ले लिया कहीं डिसीजन, कहीं ऐसा तो नहीं ये वाला प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा था, ये वाला प्रोडक्ट मेरा खराब, ये। और घर आके हमें यूजली होता है स्टार्टिंग में वो चीज पसंद नहीं आती है, हमें ऐसा लगता है कि वो जो छोड़ के आए वो ज्यादा अच्छी थी, इसे हम क्या कहते हैं? डिसोनेंस। तभी अगर आपने देखा होगा कि जो भी शॉपकीपर होता है, उसे जैसे ही लगता है ना कि आपको ये वाला प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा लग रहा है, आप इसे डिसीजन लेना चाहते हो लेकिन आप कंफ्यूज हो, वो तुरंत इसी प्रोडक्ट की तारीफ करने लग जाएगा, ये बहुत अच्छा है, आपके ऊपर बहुत अच्छा लगेगा, ये होगा वो होगा, ताकि आपका ये जो डिसोनेंस है ना ये थोड़ा कम हो जाए, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाए कि नहीं ये बहुत अच्छा है प्रोडक्ट, ठीक। क्योंकि अगर डिसोनेंस होगा तो हम तो खरीदेंगे ही नहीं। अगले उस पे आ जाते हैं। अब देखो, जब हम रेगुलरली बाय करते हैं किसी प्रोडक्ट को, यानी हमारे हैबिट के अंदर है वो चीज, हैबिचुअल है हम उस चीज को लेकर के, तो हम क्या हो गए? हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर हो गया। डिसोनेंस मैंने आप लोगों को समझा दिया, कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर हमने देख लिया जब कोई बड़ा डिसीजन हमें लेना होता है, हैबिचुअल हमने देख लिया, ठीक। 29 क्वेश्चन हमारे डन। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इमोशनल मोटिव, इनमें से कौन सा इमोशनल मोटिव नहीं है? वैनिटी, सोशल एक्सेप्टेंस, क्यूरियोसिटी, या फिर वैरायटी। इनमें से कौन सा सोशल आपका वो नहीं है? तो वैरायटी इज द करेक्ट आंसर। अगला, वी गारंटी एवरी प्रोडक्ट वी सेल, इसे हम क्या कहते हैं? अपील टू डैश मोटिव। वी गारंटी एवरी प्रोडक्ट वी सेल, इसे क्या बोलेंगे हम? अब देखो, फ्रेज क्या बोल रहा है कि हम जितना भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसे हम गारंटी दे रहे हैं, ठीक है। गारंटी का मतलब क्या होता है? जैसे हम किसी शॉप पे गए, हमने एक कोई फॉर एग्जांपल एक जैकेट खरीदी और उसमें फर लगे हुए थे। मैंने ऐसे शॉपकीपर से बोला कि यार ये फर जो है ना, ऐसा तो नहीं एक बार मैं धुलूंगी और ये मान लीजिए निकल आए सारे, या ऐसा कुछ हो जाए। उसने कहा अरे नहीं नहीं, गारंटी है ये 1 साल, अगले अगले सीजन तक, इस सीजन पूरा आप चला लो, धो लेना, आप जो भी कर लेना, अगर ये निकल आए तो वापस कर देना मुझे ला करके, मैं वापस कर दूंगा। गारंटी दे रहा है वो आपको।
है ना, यही तो होती है गारंटी। अब ये जो गारंटी है ये किस चीज के लिए है, जो मुझे गारंटी दे रहा है ये किस चीज के लिए दे रहा है, क्यूरियोसिटी के लिए दे रहा है, वैरायटी के लिए दे रहा है, कंफर्ट के लिए दे रहा है, या मुझे क्वालिटी के लिए दे रहा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, द नेगेटिव फीलिंग विच अराइज आफ्टर, देखो मैंने अभी आप लोगों को बताया भी था ये, द नेगेटिव फीलिंग विच अराइज आफ्टर परचेज, इनर टेंशन जब होती है हमें, उसे हम क्या कहते हैं। अब देखो इसे कई नामों से जाना जाता है, अभी मैंने आप लोगों को बताया ही था, इसे डिसोनेंस कहते हैं, कॉग्निटिव डिसोनेंस कह सकते हैं, पोस्ट परचेज डिसोनेंस कह सकते हैं, बायर्स रिमोर्स कह सकते हैं। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। भाई जो हमारे अंदर फीलिंग आती है ना कि यार हमने सही डिसीजन लिया कि नहीं लिया, कि ऐसा तो नहीं यार हम फंस गए, मेरे पैसे तो नहीं डूब गए, ये वाली जो फीलिंग होती है इसे हम बोलते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस या पोस्ट परचेज डिसोनेंस, यहाँ बोल सकते हैं पोस्ट परचेज बिहेवियर हमारे बायर का। अगला क्वेश्चन, social class is an element, social class is an element of dash factor, social factor, cultural factor, पर्सनल फैक्टर या फिर इकोनॉमिक फैक्टर। तो सोशल क्लास जो है किस चीज का एलिमेंट है। सो क्वेश्चन नंबर 33, सोशल क्लास। अब देखो यहाँ पे सोशल क्लास की हमारी बात हो रही है, ये हमारा किसका एलिमेंट होता है, हमारा कल्चरल एलिमेंट होता है। सब डिवाइडिंग ऑफ मार्केट, जब हम देखो मेरे पास में मार्केट है, अब मैं पूरे मार्केट को इकट्ठा तो सर्व नहीं कर सकती बीइंग अ बिजनेसमैन। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को डिमांड समझनी है अलग अलग मार्केट्स की, भाई ये सारे को सबको हम एक जैसा तो ट्रीट नहीं कर सकते। तो अगर मैं इस मार्केट को होमोजीनियस सब सेक्शंस में डिवाइड कर दूं कि मैंने भाई यूपी वाले ले लिए इधर, यहाँ पे मैंने जो है साउथ वाले ले लिए, इधर मैंने वेस्ट वाले ले लिए, ऐसा करके मैंने कर दिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे। अब देखो भाई मैं मान लो फॉर एग्जाम्पल कि मैं क्लोथिंग मैन्युफैक्चर कर रही थी, अब मेरा क्लोथ्स का ब्रांड था और मैं मान लो फीमेल क्लोथ्स बना रही थी, अब मैं टॉप्स बना रही हूँ, वेस्टर्न क्लोथ्स, या मैं बोल लूँ वेस्टर्न क्लोथ्स बना रही हूँ, और मैं वेस्टर्न क्लोथ्स बना करके एक मतलब मैं मान लो हिली एरियाज में सप्लाई कर रही हूँ वेस्टर्न क्लोथ, इन द सेंस मैं समर क्लोथ्स की बात कर रही हूँ यहाँ पे। ठीक, क्या वहां पे इसकी सेल होगी, कि वहां पे लोग बोलेंगे भाई हमको तो यहाँ पे ठंड होती है, हम इनका करेंगे क्या, है ना, ऐसे एरियाज जम्मू एंड कश्मीर या ऐसे टाइप के एरियाज। अब क्योंकि वहां पे इतनी डिमांड ही नहीं होती है उन कपड़ों की, या ऐसे एरियाज जो मतलब थोड़े से ऐसे बैकवर्ड एरियाज हैं जहाँ पे फॉर एग्जांपल ट्रेडिशनल क्लोथिंग होती है, वहां पे हम ये सेल। तो अगर मैं अपने मार्केट को अगर ऐसे मतलब कर दूं कि सेम प्रोडक्ट हर जगह सप्लाई कर रही हूँ, तो हो सकता है मेरी डिमांड ना हो। तो अगर मैं अपने मार्केट को होमोजीनियस ग्रुप्स में डिवाइड कर दूं, यानी मैं अपने कस्टमर्स को, अपने कंज्यूमर्स को होमोजीनियस ग्रुप में डिवाइड कर दूं कि ये सारे एक जैसे हैं, इन्हें एक जैसा प्रोडक्ट से टारगेट कर लिया जाए, इन्हें एक जैसे प्रोडक्ट से टारगेट कर लिया जाए, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम बोलेंगे हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर, मार्केट सेगमेंटेशन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, द एसेंशियल क्राइटेरिया फॉर इफेक्टिव सेगमेंटेशन। कौन सा एसेंशियल क्राइटेरिया होता है इफेक्टिव सेगमेंटेशन के लिए। होमोजीनिटी, अभी हमने बोला कि होमोजीनियस ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे तो होमोजीनिटी तो होनी चाहिए हमारे पास में, क्या मेजरेबिलिटी भी होनी चाहिए मेरे पास में, या प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए हमारे पास में, या हमारे पास में ऑल ऑफ द अबव, या ये सारी चीजें होनी चाहिए। देखो हम क्या ऐसे सेगमेंट में डिवाइड कर दें मार्केट को जिसे हम मेजर ही ना कर पाए, या जहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी हम ना देखें, भाई ये दोनों चीजें मेरे लिए एसेंशियल है, तो ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, द स्ट्रैटेजी जहां पे जो प्रोड्यूसर है या जो मार्केटर है वो डिफरेंशिएट ही नहीं करता अपने कस्टमर्स के बीच में, यानी वो सेगमेंटेशन नहीं कर रहा है, वो डिफरेंशिएट ही नहीं कर रहा है। भाई बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं ना जो डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, जो एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं और सबके लिए बना रहे होते हैं, वो डिफरेंशिएट ही नहीं कर रहे हैं।
तो ऐसे प्रोडक्ट को हम क्या कहेंगे, ऐसे मार्केटर को हम क्या कहेंगे? भाई उसने क्या किया, उसने यही एक प्रोडक्ट बनाया। फॉर एग्जाम्पल मेबेलिन, जो स्पेलिंग गलत लिख दी, मेबेलिन ने जो आपकी मान लीजिए लिप शेड्स बनाई, सेम लिप शेड बनाई, सेम लिप शेड है, ये आप अमेरिका में ले लो, आप यहाँ ले लो, आप इंडिया में ले लो, सेम मिलेगी आपको, ठीक है। यानी उसने डिफरेंशिएट ही नहीं किया अपने टाइप्स ऑफ कस्टमर्स के ऊपर। तो इस तरीके के मार्केटर को हम क्या कहते हैं? अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग, जहां पे हम डिफरेंशिएट ही नहीं कर रहे हैं। अब ऑप्शन सारे एक्सप्लोर करने हैं आपको। पता होना चाहिए डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग क्या है, पता होना चाहिए कंसंट्रेटेड मार्केटिंग क्या है, कस्टमाइज्ड मार्केटिंग, कस्टमाइज वाली तो नाम से पता चल रही होगी, कंसंट्रेटेड और डिफरेंशिएटेड को, डिफरेंशिएटेड भी मेरे ख्याल से पता चल गई होगी, वो सेगमेंटेशन वाला। कंसंट्रेटेड मार्केटिंग को एक बारी पढ़ना अच्छे से। अब देखो आ गया, अगले क्वेश्चन में ही आ गया, देखो कंसंट्रेटेड आपका पढ़ लेना, फिर अगले क्वेश्चन पे आना। कॉन्सेप्ट को देखो साथ साथ पढ़ते चलोगे ना, तो अगले आगे के क्वेश्चंस इजी लगते चले जाएंगे। फिर कंसंट्रेशन ऑफ ऑल मार्केटिंग एफर्ट्स ऑन वन सेलेक्टेड सेगमेंट। भाई ये मेरा पूरा मार्केट था, ठीक, साउथ वेस्ट ये वो हर जगह का। मेरे को ये दिखा इस मार्केट में सबसे ज्यादा अपनी सेल होती है, सबसे ज्यादा। मैंने ये देखा कि यार मतलब मैं इतनी जगह, इतनी बड़ी जगह पे जब एफर्ट करती हूँ तो 20% सेल होती है, इस जरा सी जगह पे एफर्ट कर रही हूँ 80% सेल हो रही है। मैंने क्या किया, मैंने कहा इसी सेगमेंट के ऊपर टारगेट करो, इसी सेगमेंट के ऊपर कौन सी मार्केटिंग हो गई है। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, अपनी स्ट्रैटेजीज और सारा कुछ कंसंट्रेट कर दिया एक पर्टिकुलर सेगमेंट के ऊपर, ये मेरी कंसंट्रेटेड मार्केटिंग हो गई। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। अगले क्वेश्चन के ऊपर आएंगे, क्वेश्चन नंबर 38। आइडेंटिफाइंग एंड प्रोवाइडिंग डिफरेंट मार्केटिंग मिक्स फॉर ईच ऑफ दी सेगमेंट इज नोन एज, देखो पढ़ा वो वाला तो समझ आएगा, अभी ये वाला भी। भाई जब हम हर एक अलग अलग सेगमेंट के लिए अलग अलग करेंगे तो क्या हो गया, जस्ट उसी का उल्टा। भाई जब हम सारा कुछ एक को कर रहे थे, मतलब सेम प्रोडक्ट सबके लिए बना रहे थे, दो अनडिफरेंशिएटेड था, अब हम हर एक सेगमेंट को अलग अलग लेके चलेंगे अगर, तो क्या हो गया, हमारा डिफरेंशिएटेड हो गया वो हमारा, सिंपल। अगले क्वेश्चन के ऊपर आएंगे, क्वेश्चन नंबर 39। Civil engineers designing flats, villas, bridges, etc. are an example of undifferentiated marketing, differentiated marketing, concentrated marketing या फिर कस्टमाइज या पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग। अब देखो भाई जब हम इंजीनियर्स जो है उनको हमने बोला कि ये आप विला बना दो, या हमने बोला कि आपको फ्लैट्स बनाने हैं, यहाँ पे आपको ब्रिजेस बनाने हैं, तो क्या एक जैसा बना देंगे सारा? क्या सारे एक जैसे बनते हैं? डिफरेंशिएटेड अनडिफरेंशिएटेड हो जाएंगे, या ये कस्टमाइज्ड होंगे। भाई ये वाला फ्लैट मुझे ऐसा चाहिए, मुझे 3 BHK चाहिए, मुझे यहाँ पे हॉल होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे। भाई मैंने अलग अलग सारा कुछ किया, तो ये कौन सा हो गया, कस्टमाइज। क्या वो हर एक कस्टमर के लिए अलग अलग बनाते हैं, हर एक कस्टमर के लिए उनकी अलग स्ट्रैटेजी होगी, अलग प्रोसीजर होगा सारा कुछ करने का, तो वो क्या हो गया हमारा, वो हो गया हमारा क्या, कस्टमाइज्ड या हमारी पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग। अगला क्वेश्चन के ऊपर आएंगे, क्वेश्चन नंबर 40। सर्विंग अ स्मॉल मार्केट, छोटा मार्केट जो कॉम्पिटिटर सर्व नहीं कर रहे हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? छोटा सा, जहां पे बाकी लोगों की निगाह अभी तक नहीं दी है, दिस इज नोन एज मेरा नीचे मार्केटिंग। अब जैसे भाई सब लोग शूज 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 बना रहे थे, नाइकी आया और क्या लेके आ गया, ट्रैकिंग शूज, ये शूज वो शूज, मतलब एकदम हाइकिंग के शूज ले आया, इसके उसके। अब उसने उसी छोटे से सेगमेंट को टारगेट किया और इतना बड़ा बन गया। ये क्या हो गया, स्मॉल मार्केट को टारगेट किया और उसी में ही बड़ा बन गया, नीचे मार्केट है। एक कंपनी काफी सारे नीचे मतलब टारगेट कर सकती है। अब देखो
Shiny hair in case of a shampoo is a dash utility, primary, evolved, generic या फिर none of these। तो शाइनी हेयर्स हमारी कौन सी यूटिलिटी है? हमारी इवॉल्व्ड यूटिलिटी है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आएंगे हम, क्वेश्चन नंबर 42 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 42 बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। जब हम डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन करते हैं तो इनमें से कौन सा उसका एलिमेंट नहीं है? डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन वो सेगमेंटेशन होते हैं जब हम पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर जो है सेगमेंट कर रहे हैं अपने मार्केट को। हो सकता है हम रिलीजन के बेसिस पे सेगमेंट कर रहे हैं अपने मार्केट को, अपने कस्टमर्स को, फैमिली साइज के बेसिस पे कर रहे हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी के बेसिस पे कर रहे हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन कहते हैं। तो इनमें से कौन सा एलिमेंट नहीं है? तो इनकम इज नॉट एन एलिमेंट। क्वेश्चन नंबर 43 के ऊपर आएंगे हम। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, बहुत मेहनत लगती है बोलने में कंटिन्यूअसली यहाँ पे, और कमेंट करके प्लीज फीडबैक देना मत भूला करो। अच्छा लगा बुरा लगा वीडियो को लाइक करना भी मत भूला करो, लिटरली बहुत एफर्ट लगते हैं इसे इतना कंटिन्यूअस बेसिस पे बोलने में। क्वेश्चन नंबर 43 के ऊपर आएंगे हम। मोटिव्स विच आर ड्रिवन बाय लर्निंग, परसेप्शन एंड एटीट्यूड्स आर नोन एज इमोशनल मोटिव, पैट्रोनेज मोटिव, साइकोलॉजिकल मोटिव्स या फिर हमारे रैशनल मोटिव। अब देखो, जब भी कोई चीज दिमाग से आ रही हो, दिमाग से आ रही हो का मतलब हम बोले हम लॉजिक लगा रहे हैं जिस पर्टिकुलर चीज के अंदर, हम अपना दिमाग खर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि वो मोटिव्स जो आपके लर्निंग के थ्रू आ रहे हैं, भाई लर्न कर रहे हो, परसेप्शन बना रहे हो, एटीट्यूड, मतलब दिमाग के थ्रू जब आप वो चीज लेके आ रहे हो तो वो क्या हो जाता है आपका? वो आपका रैशनल मोटिव हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। The process of assessing the relative worth of different market segment and the process of assessing the relative worth of market segments and selecting one or more segment in which to compete is called as target marketing, market segmentation, product differentiation या फिर none of these। the process of, अब देखो ये बोल रहा है कि प्रोसेस जहां पे हम एसेस करते हैं रिलेटिव वर्थ डिफरेंट मार्केट्स की। ये मेरा एक मार्केट सेगमेंटेशन, ये मेरा एक मार्केट सेगमेंटेशन, मैं इनके रिलेटिव वर्थ एक्सेस कर रही हूँ और एक वन और मोर मार्केट्स को सेलेक्ट कर रही हूँ इन विच टू कम्पीट, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम बोलते हैं टारगेट मार्केटिंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। अगले क्वेश्चन के ऊपर आएंगे हम, क्वेश्चन नंबर 45। एन ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्ट्स इट्स marketing efforts at 2 or more segments by developing a marketing mix for each segment। तो इसे हम क्या कहेंगे? क्या हम इसे टोटल मार्केटिंग अप्रोच कहेंगे, क्या हम इसे कंसंट्रेटेड अप्रोच कहेंगे, या हम मल्टी सेगमेंट अप्रोच कहेंगे? हमने बोला हम एक या दो जो है सेगमेंट्स बना रहे हैं और उसके बाद में अलग अलग सेगमेंट पे टारगेट कर रहे हैं। देखो कंसंट्रेशन तो ये हो नहीं सकता, कंसंट्रेशन अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, टोटल मार्केट अप्रोच भी नहीं है ये, क्योंकि हम सेगमेंट बना रहे हैं। तो ये कौन सी अप्रोच हो गई हमारी? मल्टी सेगमेंट अप्रोच जो है ये हो गई हमारी। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 बोल रहा है, द एक्ट ऑफ क्रिएटिंग एन इमेज अबाउट अ प्रोडक्ट और ब्रांड इन द कस्टमर्स माइंड इज नोन एज। जब हम एक इमेज क्रिएट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट की, अपने ब्रांड की कस्टमर के माइंड में, तो उसे हम क्या कहते हैं? कि हम अपने कस्टमर के माइंड में अपने प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं? हम अपने प्रोडक्ट को उसके माइंड में पोजीशन कर रहे हैं। तो दिस इज नोन एज प्रोडक्ट पोजीशनिंग। प्रोडक्ट टारगेट मार्केटिंग हमने पढ़ लिया, अभी क्या है? मार्केट सेगमेंटेशन हमने पढ़ लिया, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन भी हमने पढ़ लिया। क्वेश्चन नंबर 47 के ऊपर आएंगे। यह वीडियो के ऊपर ना फीडबैक देना बिल्कुल भी मत भूलना,
और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना मत भूलना। लिटरली अगर मैं तुम लोगों को टाइम दिखाऊँ ना तो इट्स 3:52 इन दी मॉर्निंग, लाइक मॉर्निंग के 4 बज रहे हैं एंड आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो फॉर यू गाइज। लिटरली बहुत ज्यादा मेरे को नींद आ रही है इस वक्त एंड मॉर्निंग में मेरे को यूनिवर्सिटी जाना है एट 9 o'clock, सो आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। सो इतना तो बनता है तुम लोगों का कि कमेंट सेक्शन में, मतलब कमेंट सेक्शन में भर दो एकदम, और लाइक एकदम जरूर से डाल दो। क्वेश्चन नंबर 48, using the names of companies powerful brands for line extension is positioning by product attributes and benefits, positioning by brand endorsement, positioning by use occasion and time, या फिर positioning by corporate identity। यूजिंग द नेम ऑफ कंपनीज पावरफुल ब्रांड, जब हम अपने पावरफुल ब्रांड्स का नाम यूज करते हैं लाइन एक्सटेंशन के लिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं पोजीशनिंग बाय ब्रांड एंडोर्समेंट। तो यहाँ पे होता है ब्रांड एंडोर्स कर रहे हैं, ठीक। अब लाइन एक्सटेंशन क्या होता है, लाइन विड्थ क्या होती है, ये सारा कुछ आपको अगर नहीं पता तो जल्दी से गूगल करो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, फिर मैं बताऊंगी आप लोगों को। Question number 49. The companies that have become a tried and trusted household name. भाई हमने ट्राई कर लिया, हमने टेस्ट कर लिया, वही ना घड़ी, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, तो ऐसी कंपनीज को हम क्या बोलते हैं? Positioned by product attributes and benefits, positioned by brand endorsement, positioned by use occasion and time, या फिर positioned by corporate identity। तो ऐसी कंपनीज को हम क्या बोलते हैं? जिनकी एक कॉर्पोरेट आइडेंटिटी बन गई है कि ये कंपनीज अच्छी है, ये कंपनीज ऐसी है जिनको लोगों ने ट्राई किया है, ट्रस्ट किया है। भाई जब हमें कोई प्रोडक्ट लेना होता है ना बड़ा, तो हम ये देखते हैं अगर कि एक पर्टिकुलर इंसान ने वो प्रोडक्ट ले रखा है, मुझसे पूछे यार कैसा है, वो बोलता है अच्छा है, ये अच्छा है, ये कंपनी बहुत अच्छी, अच्छे प्रोडक्ट्स है ये। तो दिस इज व्हाट ट्राइड एंड ट्रस्टेड, दिस इज व्हाट कॉर्पोरेट एंटिटी, पोजीशन्ड बाय कॉर्पोरेट आइडेंटिटी, ठीक। अगला क्वेश्चन, फाइनली हमारा लास्ट क्वेश्चन इस पर्टिकुलर वीडियो का, पोजीशनिंग बाय एम्फसाइजिंग द स्पेशल एट्रीब्यूट्स एंड बेनिफिट्स। जब हम पोजीशनिंग कर रहे हैं, प्रोडक्ट पोजीशनिंग कर रहे हैं कस्टमर के माइंड में, किसके उस पे? प्रोडक्ट के स्पेशल एट्रीब्यूट्स या स्पेशल फीचर्स या स्पेशल बेनिफिट्स के उस पे, तो उसे हम क्या बोलेंगे? पोजीशनिंग बाय प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स एंड बेनिफिट्स, positioning by brand endorsement, positioning by use occasion and time, या फिर positioning by corporate identity। अब यहाँ पे हम बेनिफिट्स के उस पे कर रहे हैं, यहाँ पे पोजीशनिंग, भाई मेरे प्रोडक्ट के क्या बेनिफिट्स हैं, मेरे प्रोडक्ट के क्या एट्रीब्यूट्स हैं, इसके बेसिस पे हम कर रहे हैं। तो कौन सी पोजीशनिंग हो गई हमारी? प्रोडक्ट पोजीशनिंग हो गई एट्रीब्यूट्स एंड बिलीव्स के बेसिस पे। लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब मत करना भूलना, और कमेंट सेक्शन तो बिल्कुल ही कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नीचे मुझे बता दो कॉमर्स के कौन से टॉपिक पे जो है एमसीक्यू चाहिए अगले, या पेपर 1 की कौन सी यूनिट पे एमसीक्यू चाहिए अगले 50 एमसीक्यू आपको इस 1000 सीरीज के, कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलना। तो हम मिलेंगे हमारे अगले सेशन में, जो कि होगा वो जो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस।